Hello everyone, good evening. Hello Nawab, Maharaj, Gopal, Prem, Sashi, Chandan, Tanu, good evening. Abhinav, Shweta, Nidhi, Sandeep, Kaushik, Anusha, good evening. Kader, Anjali, very good. Aftab, Ashwini, Pankaj, Hina, Vikas, good evening. Those who are performing well, it's very good sign for the preparation. टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857. हेलो अरुण. रिवोल्ट ऑफ 1857. रिवोल्ट ऑफ 1857. हेलो यश. इसको लिखते हैं अलग अलग जगहों पे, इसको लिखा गया कहीं रिवोल्ट मतलब 1857 का विद्रोह, कहीं ये लिखा गया, कहीं लिखा गया कि रिबेलियन. हेलो संजना, नीतू, गुड इवनिंग. कहीं लिखा गया कि रिबेलियन. रिबेलियन मतलब ऐसा हो गया कि एक जन विद्रोह जैसा, जनता का विद्रोह है ना, जनता इसमें पार्टिसिपेट कर रही है. हेलो हर्षवर्धन. कहीं लिखा गया कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अलग अलग जगहों पे अलग अलग ये बातें लिखी गई हैं. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध. कुछ लोग इसे लिखते हैं कि स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम. तो कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं इसे. कुछ लोग ये मानते हैं कि सिपाही म्यूटिनी. सिपाही म्यूटिनी, कुछ लोग कहते हैं कि यह केवल एक सिपाही विद्रोह है. कुछ लोग कहते हैं कि यह केवल सिपाही विद्रोह है. और कुछ लोग कहते हैं कि नीदर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक ही चीज को कई तरीके से कहा जा रहा है ना. नीदर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नॉर नेशनल, नॉर नेशनल, नहीं एक तरीके से नेशनल इंडिपेंडेंस है और नहीं एक तरीके से नेशनल है. एंड नीदर, यहां पे फर्स्ट लिख लेना है ना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नॉर नेशनल, नॉर नेशनल वॉर, नॉर नेशनल वॉर. हेलो नेहा. नेशनल वॉर ये कोई राष्ट्रीय युद्ध नहीं है, स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध नहीं है. और ये और आप देखते रहे, और मतलब या एक ही चीज को हम कई तरीके से लिख रहे हैं. ऐसा ही होता है ना, और मतलब या एक ही चीज को हम कई तरीके से लिख रहे हैं. स्लाइड 1 ये अभी पहली ही स्लाइड है और जिसमें हमने इसको लिखा है. हेलो नितेश. ऑल राइट. सो एक ही चीज को नीदर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नॉर नेशनल वॉर, नहीं स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था और नहीं राष्ट्रीय युद्ध, नहीं स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध, व नहीं राष्ट्रीय युद्ध था. ऐसा इसके बारे में कहा जाता है. एक ही चीज के बारे में इतनी सारी ओपिनियन. ठीक है, समझ गए. तो ये डिफरेंट एक ही चीज के बारे में क्यों कहा जा रहा है, एक ही चीज को 10 तरीके से क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस घटना के होने के बाद अब एक ही चीज के बारे में इतना डिबेट क्यों है? तो अगर मैं इसको कहूं, हेलो हरीश, मोस्ट डिबेटेड टॉपिक ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मोस्ट डिबेटेड टॉपिक ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री.
आधुनिक भारत के इतिहास का ये सर्वाधिक चर्चित टॉपिक है। ठीक है, देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस देखोगे, महत्व, अगर इसके महत्व की बात करें तो देखते हैं एक बार। आपसे कोई पूछे कि ये क्या हो रखा है, इसके ऊपर इतने सारे ओपिनियन कैसे हैं, तो इसको कहेंगे कि मोस्ट डिबेटेड mysterious incident of modern Indian history। बड़ा रहस्यमयी भी है, इसके बारे में कई तरीके के दृष्टांत हैं, कई तरीके की बातें हैं। हेलो निशांत। मोस्ट डिबेटेड मिस्टीरियस इंसिडेंट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री मतलब क्या है कि सर्वाधिक चर्चित है ये आधुनिक इतिहास का सर्वाधिक चर्चित बिंदु है। हेलो सूरज। आधुनिक इतिहास का, न वही आधुनिक भारत के इतिहास का सर्वाधिक चर्चित व रहस्यमयी घटना है। ये रहस्यमयी घटना है। कौन सी? यही 1857 वाली है ना। तो इसका एक महत्व तो यही हो गया, मोस्ट डिबेटेड है। इसके बारे में क्यूरियोसिटी बनती है हमारी, है ना। और देखा जाए तो इसकी अगर इंपॉर्टेंस देखोगे तो एक जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि अंग्रेज इसको लेके थोड़े ज्यादा एग्रेसिव हो जा रहे हैं। जैसे ही आप कह रहे हो ना, मतलब एक बात समझना, जैसे नहीं होता है कि एक तरीके से दाल में कुछ काला, जैसे मान लो किसी ने चोरी की है और आपने तुरंत कहा कि सबकी बैग चेक होगी, तो एक जो व्यक्ति होगा वो तुरंत डिफेंस में आ जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका, तुरंत कहना शुरू कर देगा कि ना कैसे करोगे, आज तक मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, ऐसा तो हुआ ही नहीं, मेरा बैग क्यों चेक करोगे, इट इज नॉट वेरी गुड, इससे तो बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है, आपने मेरी बेइज्जती कर दी है ना। हेलो सुजीत। और इससे लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तुम इतना क्यों बोल रहे हो, सिंपल था, ओपन योर बैग एंड जस्ट चेक इट। अगर कोई ईमानदार व्यक्ति होगा, उसने कोई गड़बड़ी नहीं की है, तो जैसे ही अंग्रेजों के सामने इस घटना की चर्चा की जाती तो वो लोग ओवर किए तो कुछ था ही नहीं है, बेकार था, इसको ज्यादा महत्व मत दो। ये मैं कह रहा हूं ना कि ये था ही नहीं कुछ, हम इसे कुछ मानते नहीं है, सिपाही विद्रोह है, छोटा मोटा विद्रोह था, खत्म हो गया था। हम कह रहे हैं अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, हमने एक बात बोली है, तुम 10 एक्सक्यूज बता रहे हो। आर यू गेटिंग? वी हैव गिवन ओनली सिंगल पॉइंट कि क्या ये कोई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, अंग्रेज तुरंत डिफेंसिव हो जाते, लगते 10 बातें बताने। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि कुछ दाल में काला है, इसका इन्फ्लुएंस वैसा नहीं है जैसा अंग्रेज दूसरों को बता रहे हैं, इसका इन्फ्लुएंस कहीं बिगर है ना। ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लुएंस ऑफ इंसिडेंट वाज मच बिगर व्हाट स्टेटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इसका इन्फ्लुएंस कहा है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है ना। ठीक है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंस देखो। इमीडिएटली इस घटना के बाद अंग्रेजी संसद ने अधिकार ट्रांसफर कर लिया 1858, है ना। इमीडिएट शिफ्टिंग ऑफ पावर इन 1858। अब ये कोई घटना बहुत छोटी थी तो अचानक से आपने परिवर्तन क्यों कर लिया? मिस्टीरियस इसलिए लिखा है क्योंकि इसके बारे में हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने रहस्यमय लिखा है। कोई फर्म बिलीव नहीं है, कोई कहता है फेल हो गया था, कोई कहता है फेल नहीं हुआ था, कोई कह रहा है क्रांति है। इतना स्टेटमेंट एक ही घटना के बारे में आपने किसी भी इतिहास के किसी बिंदु पे देखा है? एंशिएंट, मिडवल की एक ही चीज को 10 तरीके से कहा जाए। पूरा एंशिएंट उठा लो, मिडवल उठा लो, मॉडर्न की किसी टॉपिक को उठा लो, क्या इतना ज्यादा एक ही चीज को 10 तरीके से कहा गया क्या कि ये नहीं ये था, ये नहीं ये था, ये नहीं ये था? तो मिस्टीरियस हो गया ना।
क्यों? ऑल राइट, सो इमीडिएट शिफ्टिंग ऑफ पावर इन 1858, 1858 में इस घटना के बाद, इस घटना के तुरंत बाद, जैसे ही ये क्लियर हो गया कि मामला अब दब गया है, सत्ता का हस्तांतरण कहां से कहां चला गया था? सत्ता का हस्तांतरण फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी टू, ईस्ट इंडिया कंपनी टू, जिसे आप क्राउन कहते हो। क्राउन के पास तो कोई अधिकार होता नहीं है, पॉलिटी में बताया मैंने। तो ये क्या है? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट। हालांकि उस समय विक्टोरिया थी महारानी, लेकिन मूल रूप से ब्रिटिश पार्लियामेंट ही अधिकार कर रही थी, है ना। मैंने कहा कि इसीलिए मैंने कहा कि मंगल पांडे की मूवी हो, चाहे कई तरीके की घटनाएं हो, तो हम अपना मूवी के हिसाब से तो आंसर लिखेंगे नहीं। क्यों? हमें तो जब हम पढ़ते हैं तो हर एंगल को हम क्या करते हैं, डिबेट में लेके आते हैं ना। तो हम एक बैलेंस्ड ओपिनियन निकालते हैं, एक सच्ची तस्वीर बनाते हैं, एक ऐसा खांचा बुनते हैं जिससे हम उस अवस्था को इमेजिन कर पाए, है ना। और जो मूवीज होती हैं वहां पे पहले ही लिख देता है कि देयर आर सो मेनी फिक्सिशियस कैरेक्टर्स यूज्ड इन दिस एंटरटेनमेंट पर्पस टू मेक श्योर एंटरटेनमेंट इंक्रीज ऑफ द ऑडियंसेस, है ना। क्यों? तो अब देखो, उनका अपना बिजनेस पर्पस है। मूवी में क्यों नहीं नोट्स लेके सब लोग नहीं जाते? मान लो कि एक बात समझो, अगर मान लो कि मूवी में मजा करने जाते हो, टेंशन लेने, है ना। मतलब ये सोचो कि मसाला डाल देते हैं कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, रोना धोना, वो अलग बात है कि आप इतिहास से बहुत छेड़छाड़ ना करो। लेकिन अगर इतिहास की ही क्लास हो जाएगी तो फिर मूवी देखने जाओगे क्यों, है ना। वहां पे अकबर आप अपने बारे में लिखवा रहा है कि भाई और बहनों, लिखिए इसके बारे में कि मैंने दीने इलाही स्थापित की थी। सब लोग अपना नोट्स खोल के लिख रहे हैं हॉल के अंदर में, है ना, है ना। सब नोट कर रहे हैं, किस सन में, पूछ रहे हैं सर कब इसको बंद किया था, है ना। तो कहेगा देखो मैंने 1578 में बंद किया था। इज दैट क्लास हो जाएगा ये तो। यहाँ पे जब मूवी देखने हम जाते हैं, व्हाइल वी आर सिटिंग देयर, तो हम अपना दिमाग वो घर पे रख के जाते हैं। तो हम मूवी वालों से क्यों अपेक्षा रखें कि वो हमें इतिहास पढ़ाएं या कोई चीज की जानकारी दें, है ना। राइट, तो है ना। तो सच तो पढ़ने से पता लगता है। अब मैं कह रहा हूं कि जी आप एकता कपूर जी के सीरियल को देख लो, है ना। और बिल्कुल, और वो मतलब उसमें अगर उससे बैठ गए ज्ञान लेने, तब तो आपको जो इमेज बनेगी, या संजय लीला भंसाली साहब के अगर आप कैरेक्टर्स को देख लो, तो उससे जो इमेज बनेगी उसमें तो कुछ दूसरी इमेज लगेगी, है ना। अलाउद्दीन खलजी भी पागल ही दिखाई देगा, है ना। क्यों? क्लास करने की जरूरत ही नहीं होगी। तो समवेयर ठीक है, वो एक दूसरी घटना है और ये एक दूसरी घटना है। आपने देखा होगा कि हमारी डिबेट में भी अंतर आता है। जो मैं आपको डिबेट बताऊंगा वो अपने आप में बहुत स्टैंडर्ड पे होगा। नहीं, मान लो अगर आप कोई दूसरा इसी पे क्लास देखोगे तो सबसे पहले कहां से शुरू हो जाता है? पूरा हर हर महादेव करके कूद गए, है ना। और तुरंत ये कानपुर में फला थे, यहाँ थे, वहां पे थे, है ना, झांसी की रानी थी, है ना, और तुरंत यहाँ पे ऐसे हो गया, है ना। राइट, सो वी आर डिस्क्राइबिंग एवरी टॉपिक इन ए डिफरेंट अप्रोच। मतलब जो चाहिए एक तरीके का, जो एक स्टैंडर्ड अप्रोच चाहिए, हम उसको फॉलो कर रहे हैं ना। ठीक है, अब मेरा उद्देश्य, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मेरा उद्देश्य है आपकी थिंकिंग प्रोसेस को एनलार्ज करना। ठीक है, इस थिंकिंग प्रोसेस को एनलार्ज करना, न कि केवल मेयरली फैक्चुअल डिटेल को दे देना, है ना। ठीक है, राइट। तो ये एक बात दिखाई दे रही है। अब तो हम उसी के ऊपर डिबेट कर रहे हैं। हम हर एक एंगल की चर्चा करेंगे, अच्छी बुरी हर एक एंगल की चर्चा करेंगे। इसकी लिमिटेशन क्या थी, फेल हुई कि सफल हुई कि क्या हुआ, है ना। राइट, विदाउट प्रिपरेशन युद्ध करा दिया जाता है और इस तरीके से घोषित कर दिया जाता है, हद से हद कि 1858 में सत्ता चेंज हो गया और आगे चल के इसका यूज किया गया, आजादी मिल गई, बस हो गया काम।
इंपॉर्टेंस तो पता ही नहीं। मान लो अगर यही पूछ ले कि वाई दिस पॉइंट इज वेरी डिबेटेड पॉइंट, कहीं इंटरव्यू में पूछ ले, कहीं मेंस में पूछ ले कि जितनी इसकी चर्चा की जाती है वास्तव में इसका महत्व है। 1857 most debated point of the Indian history, however scholarly considered as failed incident. What is your take? आपके इस पे क्या ओपिनियन है कि जी इसके ऊपर चर्चा तो बहुत की गई है लेकिन फेल है ना? राइट तो बिल्कुल बिल्कुल, तो तैयारी है ही नहीं और मामला खत्म हो जाएगा। तो खैर वो अलग इशू है। तो हमने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन या राज मुकुट, विक्टोरिया थी उस समय, राज मुकुट या ब्रिटिश संसद को यह सत्ता हस्तांतरित कर दी गई। ब्रिटिश संसद को यह सत्ता का हस्तांतरण कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से राज मुकुट को क्या किया गया, सत्ता का हस्तांतरण कर दिया गया। तो ये तुरंत इस घटना के बाद की इंसिडेंट दिखाई दे रहा है, इमीडिएट शिफ्टिंग ऑफ पावर इन 1858। तो ये ऐसा लग रहा है कि इसके इंपैक्ट बहुत बड़े थे, जानबूझ के छुपाया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? नहीं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको लेके बहुत ज्यादा डिबेट हो गया था, है ना? इसको लेके ब्रिटिश सरकार कह रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्लेम थे। इनका क्लेम क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का दावा, सरकारें दावा करती है ना, हर एक सरकार दावा करती है, चाहे लोकतांत्रिक सरकार हो चाहे तानाशाही सरकार हो, हर एक सरकारें अपने अपने दावे करती है। नहीं, क्लेम ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी पॉपुलर टू विन कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल, रिड्यूस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट। सो मतलब एक होता है ना कि भाई राजा भी होगा तो वो नहीं चाहेगा ना कि उसके खिलाफ विद्रोह हो जाए। क्यों? अगर राजा भी होगा तो चाहेगा नहीं कि उसके खिलाफ विद्रोह हो जाए। ऑलराइट, तो यहां भी ऐसा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का दावा क्या है ना? ऑलराइट, एंटी इनकम्बेंसी मतलब सरकार के प्रति विरोध। कहीं मैंने बताया था किसी डिस्कशन में, है ना, कहीं बताया होगा इसको, है ना? एंटी इनकम्बेंसी मतलब सरकार के प्रति विरोध। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का दावा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का दावा है कि यह एक सिपाही मिटनी है। मतलब वो हल्का फुल्का दिखा रहे हैं कि जी एक सिपाही विद्रोह है, इसको ज्यादा ध्यान मत दो, मिनिमाइज कर रहे हैं इंपैक्ट को, है ना? वो इसको कह रहे हैं कि सिपाही विद्रोह है, ठीक है। इसके ऊपर अलग अलग क्लेम आ रहा है। अब आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर इतना ही छोटा विद्रोह था, अगर इतना ही छोटा विद्रोह था, इसी को कहते हैं औपनिवेशिक दावा, कोलोनियल क्लेम, कोलोनियल क्लेम, औपनिवेशिक दावा, मतलब कि हमारी हर चीज को छोटा दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई हित चाहने वाला व्यक्ति नहीं होगा तो आप उससे जाके कहोगे ना कि पता है हमारा हो गया सिलेक्शन, तो कहेगा अच्छा इस बार तो सीटें बहुत थी यार, तुम्हारे जैसे लोग भी हो गए, है ना? ऑलराइट, तो औपनिवेशिक दावा है, किसी को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है कि आप इसके काबिल नहीं हो, आप बड़ा काम कर ही नहीं सकते। नहीं, जैसे दौड़े दौड़े भागे भागे गए मास्क लगा के, है ना, कि पता है मैंने कोरोना को हरा दिया, तो सामने वाले ने कहा कि तुम्हारी शक्ल कोरोना जैसी है, कहो कि मास्क की वजह से ढक जा रही है, नहीं तो दुनिया में तुम खुद एक वायरस थे, है ना, आपका मुंह लटक गया। Isn't it? आप तो फ्री मास्क लेके गए थे, गवर्नमेंट जो बंटवा रही थी। तो ये क्यों किया जाता है? किसी को नीचा दिखाने के लिए, है ना? नहीं, कभी कभी लोग ऐसा कह देते हैं कि मार भागे दौड़े जा रहा हो, सबसे बड़ा खतरा तो तुम्हें ये है। नहीं, हामिद अंसारी साहब ने कहा कि कोरोना से बड़ा खतरा है कट्टरता। तो कहो कि सर एक साइड कट्टरता खड़ी कर देते हैं और दूसरी साइड कोरोना खड़ा कर देते हैं, है ना, और देखते हैं कि किससे बचते हैं आप। Isn't it? फिलहाल जो खतरे हैं उसकी बात करते हैं। कट्टरता तो एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे हम निपटेंगे, लंबा कार्यक्रम है ना। अभी जो इमीडिएट टास्क है उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है, डाइवर्ट नहीं करते हैं इश्यूज को। फालतू ये सब जो है लव जिहाद और ये सब बातें फालतू करके मेन मुद्दे से डाइवर्ट करने के बजाय हमें जो हमारे आर्थिक हालात खराब हैं, जो रोग की समस्या है, हमें जो रोजगार मिलने की संभावना है, इकोनॉमी में कैसे रोजगार सृजन किया जाए, इसके ऊपर बात करें ना। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ठीक किया जाएगा, एनवायरमेंट या आबो हवा कैसे ठीक की जाएगी, है ना, समझ रहे हो? हमारी सरकारों के प्रति हमारा ट्रस्ट कैसे बनेगा, जुडिशरी अपना रोल
थोड़ा और बेहतर से निभाए तो आम जनता का विश्वास बढ़ेगा। ये मेन मुद्दों के ऊपर बात करें रेदर देन की आलतू फालतू, है ना, राइट। तो ये जानबूझ के औपनिवेशिक दावा है, आपको कम दिखाएगा। आप देखना जो आपके आलोचक होंगे ना, जिस दिन आप सेलेक्ट भी हो जाओगे आपकी बड़ाई नहीं कहेंगे। आर यू गेटिंग, मेरी बात समझ रहे हो? दोज हु आर क्रिटिसाइजर्स, दे विल नेवर एवर कंसीडर यू आर ए टैलेंटेड पर्सन। बिलीव कर लेना इस बात को। पीठ पीछे आप सुनना कि आप सेलेक्ट भी हो जाओगे ना, तो लोग कहेंगे किस्मत मेहरबान, तो डॉट डॉट डॉट, नहीं, बीप कर दिया जाएगा इस बात को, है ना। सो समवेयर ये वाली स्थिति है। आपके क्रिटिसाइजर्स कभी ये बिलीव नहीं करेंगे कि आपके अंदर कोई योग्यता है ना। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, इतने दिनों से टीना डाबी की लोग चक्कर में थे कि उनकी शिकायत करें, उनकी बुराई करें, उनको एक मौका मिल गया, है ना, उनको एक मौका मिल गया। भाई उनकी अपनी निजी जिंदगी है और वो क्या फैसला लेती हैं क्या नहीं करती हैं, इससे लोग कह रहे हैं कि देखा हम तो पहले ही जान रहे थे ऐसा होगा। अरे इतना तुम्हें ज्ञान है कि तुम दिन भर बैठ के सोशल मीडिया पे बुलिंग करते रहते हो, तुम इतने खाली इंसान हो, है ना, ठीक है, तुम इतने खाली इंसान हो कि दूसरों की जिंदगी में झांक झांक के, है ना, और आप उस पे कमेंट लिखो। मैंने देखा लंबा लंबा कमेंट लोग फेसबुक पे लिखते हैं, मानो कि पूरा दिन उनको मार्क जुकरबर्ग वेतन दे रहे हो कि बेटा लिखो खूब, ऐसे ही मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे, है ना, ठीक है, ऑल राइट। कोई न्यूज देखना अलग बात होती है और उसपे हर चीज पे ओपिनियन देना, ये जो एक तरीके से आपके अंदर सलाहंतु कीड़ा है, ये एक राक्षस है, समझ रहे हो, महिषासुर वाला। इसको बंद करके और अपना काम करना चाहिए, है ना। दिन भर यही से चक्कर में लगे हुए, है ना, ठीक है। तो अब इसमें उनको सुख मिल रहा है कि देखा हम तो पहले। अब कुछ लोग ऐसे लिख रहे हैं, अच्छा हुआ भाई हम आईएएस नहीं हुए, इतना पढ़ लिख के भी गलत डिसीजन। अरे भाई, तो तुम अपनी जिंदगी में क्या कर लिए हो आज तक? नहीं, तुम चलो नहीं हो आईएएस, तो तुम अपनी जिंदगी में क्या कर लिए हो? जहां जाते हो तुमको देख के लोग थूकते हैं, है ना, ठीक है। सो आप ऐसा काम क्यों करते हो कि भाई दूसरे को नीचा दिखाने का बस हमें मौका चाहिए, है ना, क्यों? हाँ, वो पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ से क्या मतलब है? सबका अपना अपना पर्सनल लाइफ है, कौन सी प्रॉब्लम है, आप क्या जान रहे हो? सो डोंट कमेंट ऑन दी पर्सनल इश्यूज, है ना, ठीक बात है। तो कॉलोनियल क्लेम, राइट। तो हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा आप दूसरे की जिंदगी में कौन क्या कर रहा है आप क्यों झांक रहे हो, है ना। नहीं, मैं पढ़ता नहीं हूं। मैं जैसे मान लो एफबी खोला तो जैसे वो स्लाइड नहीं होती है, स्लाइड हो रही है, तो मैंने देखा कि उस पे जो स्लाइड रैंडम से आती है, तो मैं देखता हूं कि कुछ लोग जैसे न्यूज़पेपर, मैं मोस्टली न्यूज़पेपर की न्यूज देखता रहता हूं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू या द इकोनॉमिक टाइम्स, तो वो मैंने कर रखे हैं। तो मैं कभी कभी जैसे खोल के देख रहा हूं तो मेरे में वही सब ज्यादा दिखता है जानकारी हो, तो उसमें भी लोग लंबा लंबा लिखते हैं। भाई आपको इंडियन एक्सप्रेस नहीं पसंद है तो बंद करो ना भाई। वो ऐसे भी दिख जाता है, जैसे ही आप खोलोगे ना तो कमेंट बॉक्स में दिखेगा। डोंट से कि मतलब दुनिया भर की, अब सानिया मिर्जा दुबई में है तो इसका क्या मतलब है ना, ठीक है ना। हाँ राइट, राइट। तो ये चीज है ना, डिबेट पे डिबेट चल रहा है, राइट। तो औपनिवेशिक दावा है, आपको जानबूझ के लोग अवसर ढूंढते रहते हैं। तो भारतीयों ने कुछ अच्छा काम कर दिया तो नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है ना, और राइट। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको आप नीचा दिखा रहे हो, यही औपनिवेशिक मानसिकता है ना। दूसरों की खुशी में कभी खुशी नहीं हुए हो तुम, है ना, और तुम्हें हमेशा जलन होती है कि दूसरा कोई नीचे गिर जाए। जैसे मैंने देखा कोई गिर गया, ताली बजा बजा के हंस रहे थे, है ना, और हंसते हंसते गिर गया, उससे ज्यादा चोट लग गई। ये भी मैंने देखा है, इजंट इट। एक को मैंने देखा कि अभी मैं क्लास से बाहर निकल रहा था तो कोई गिर गया, है ना, दुकान पे, तो एक स्टूडेंट था जोर जोर से ताली बजा बजा के हंस रहा था। पीछे से एक गाय दौड़ते हुए आ रही थी, मार दी, पलट गया, 4 खाने छेद। समझ रहे हो, उठा नहीं जा रहा था, 4 लोग उठा रहे थे और बाकी और जोर जोर से हंस रहे थे, ठीक है। ऐसे ही होता है हमारे साथ, ठीक है। तो कॉलोनियल क्लेम, ये दावे आप समझ गए ना कि क्यों नीचा दिखा रहे हैं, ठीक है। तो कॉलोनियल क्लेम ये है, ऑल राइट, हाँ ठीक है। सिपाही म्यूटनी, अगला अगर देखोगे तो ये नीचा दिखाया जा रहा। अब इसमें फायदा क्या हुआ कि जैसे आपको कोई नीचा दिखाता है तो आपकी अंतरात्मा जाग जाती है ना,
इजंट इट? जैसे आपको कोई नीचा दिखाता है, तो अंग्रेजों ने हमें नीचा दिखाया और इसका फायदा क्या हुआ? बेनिफिट। ध्यान से सुनना, बेनिफिट क्या होता है कि जो स्वाभिमानी इंसान होता है ना, उसकी अपनी अंतरात्मा जाग जाती है। तो लाभ क्या होता है ना? लाभ ये होता है कि कहीं ना कहीं अपने अंदर एक होता है ना कि अपनी कल्चर, अपने उसके बारे में आप एक सेंसिबिलिटी हो जाओगे, है ना? तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे नेशनलिस्टिक फीलिंग थोड़ी सी जग गई, नेशनलिज्म का विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है, पेट्रियोटिज्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, पेट्रियोटिज्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम अब कल्चर की बात कर रहे हैं, इंडियन कल्चर की बात कर रहे हैं ना, हम अपनी यूनाइटेड होके यूनिटी की बात कर रहे हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी दिखाई दे रही है ना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के कंटेंट ढूंढ रहे हैं, ठीक है? इसमें हम कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरे देश में एक कनेक्टिविटी ढूंढ रहे हैं ना, एक यूनिटी का लेवल तो इस पे दिख ही रहा है। पॉलिटिकल यूनिटी भी हमने ढूंढना शुरू किया, पॉलिटिकल यूनिटी। अंग्रेज कहते थे कि ये डिवाइडेड आंदोलन है, हमने राजनीतिक एकता की तलाश शुरू कर दी, है ना? राजनीतिक एकता, हमने ये कहा कि ठीक है देश डिवाइडेड था, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी राजनीतिक एकता उतनी कमजोर नहीं थी। अगर उतनी कमजोर होती तो हमारे देश में 1857 से विद्रोह खत्म होकर 1.5 साल तक चलता रहता। बोलो क्या लग रहा है? अगर ये उतना कमजोर विद्रोह होता तो 1.5 साल तक चलता रहता। अगर ये बताओ, आज की लोकतंत्र की पुलिस, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको मैं एक विजन दे रहा हूं, एक सोच दे रहा हूं कि आज की पुलिस, जो लोकतांत्रिक पुलिस है, जो लोकतांत्रिक पैरामिलिट्री है, जो डेमोक्रेटिक फोर्स है, आज की पुलिस कुछ घंटों या 2-4 दिन के अंदर मामले को शांत कर देती है। चाहे दिल्ली का दंगा हो, चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो, चाहे गुजरात का दंगा हो, कहीं का भी, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी राइट्स। सो वी हैव फोर्स टू सप्रेस एनी रिबिलियन इन ए डेमोक्रेटिक वे, लोकतांत्रिक तरीके से, बिना गोलीबारी और बम फेंके। अंग्रेजों के पास बम थे, हथियार थे, तोप थे, कोई लोकतंत्र था नहीं। और ऐसी ब्रूटैलिटी में, ऐसे अंधकार में अगर कोई विद्रोह साल भर से ऊपर चलता है, उसकी स्ट्रेंथ आप समझ सकते हो? आर यू गेटिंग इट? व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ दैट वाज? मतलब ना कोई जवाबदेही है, ना अपील, ना वकील, ना दलील, ना कोई डेमोक्रेसी, ना किसी की कोई बातचीत, ना पारदर्शिता, है ना? ठीक है? और ये साल भर से ऊपर चल गया और लोग बलिदान पे बलिदान दे रहे हैं, है ना? कहते हैं कि लगभग 4 लाख लोग इसमें, मतलब एक तरीके से अपने प्राणों की आहुति दे गए। आसान नहीं है ये, अब इसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। वी डोंट हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन टू प्रूव इट। However, there is a claim 4 lakhs life contributed in the flame of patriotism, in the flame of nationalism। ये जो राष्ट्रवाद की अग्नि जल रही थी, जो देशभक्ति की आग थी, इसमें लाखों लोगों ने आहुति दे दी, है ना? एक जो कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो एक चिंगारी थी उसको भड़का दिया गया, और पहली बार भारतीयों ने ये सिद्ध कर दिया, पहली बार भारतीयों को ये एहसास जाग गया कि ब्रिटिश वर नॉट इनविंसिबल, है ना? ये क्या लिखा है इन्होंने, शिव शंकर ने, 1857 जैसे विरोध ना हो इसलिए कांग्रेस का अंग्रेजों ने गठन करवाया और नरमपंथियों को 75 साल बेवकूफ बनाया। अच्छा ठीक है, नहीं, ये वाली आइडियोलॉजी से हमें दूरी बनानी है, ये आपके पर्सनल विचार हैं। वी विल adhere to standard opinion। हम एक ऐसा, देखो, ऐसी सोचने की आदत बनानी है, कैसे? एक एडमिनिस्ट्रेटर जैसी, ठीक है ना? ये वाली थिंकिंग पैटर्न रखना है। हमारी ओपिनियन कुछ हो सकती है, मेरी ओपिनियन कुछ हो सकती है ना? बट हमें अपना थॉट प्रोसेस कैसे रखना है, ऐसे। नहीं समझे? दोनों का अपना, देखो, हमारी पर्सनल ओपिनियन कुछ भी हो सकती है। हम कांग्रेस को क्या मानते हैं, हम अंग्रेजों को क्या मानते हैं, हो सकता है कि हमें ब्रिटेन ही ज्यादा अच्छा लगता हो, है ना? ऑल राइट। लेकिन जब हम सिविल सेवाओं की तैयारी करते हैं तो हमें एक बैलेंस थॉट, बैलेंस ओपिनियन एज ए ऑफिसर अपने को सोच के चलना पड़ता है ना? अब जैसे मान लो कि आपको डीएम बना दिया गया है ना, और आपसे कहीं गए हो 1857 के ऊपर भाषण देने, है ना? वो जाते रहते हैं ना डीएम लोग स्कूलों में या किसी समारोह में, है ना?
तो कहा जाएगा कि माननीय जिलाधीश महोदय आए और 2 शब्द कहें। आपने कहा कि ये पूरा ही बेवकूफी है, धन्यवाद। 2 शब्द हो गए, बेवकूफी और धन्यवाद। सो इट विल नॉट बी बेनिफिशियल, है ना। ये हमारा हो सकता है ओपिनियन, लेकिन 2 शब्द मतलब यही हुआ ना, ठीक है। ठीक है, ऑल राइट। सो मेरा मतलब ये है कि हमें एक बैलेंस्ड ओपिनियन रखनी होगी, एक अच्छी ओपिनियन और थॉट प्रोसेस को चलाना होगा, है ना। ऑल राइट। नहीं, ये जिन्होंने बताया था उनको कहो कि आप आजादी आप ही अकेले दिलवा दीजिए, ठीक है। इतिहास की धाराओं को अगर आपको नहीं पता है तो कृपया इस पे कमेंट न करें। कोई भी देखो, अब वो अलग बात है कि एज ए स्टूडेंट आपको उतना नहीं पता है। इनकी भी बात कंसर्न सही है कि शिव शंकर ने कहा कि मेरे को कहीं ने किसी ने सूचना दी थी कि गरमपंथी चाहते तो देश को आजाद करा लेते। आर यू किडिंग? क्या आपको पता है कि आप किस शक्ति के बारे में बात कर रहे हो, है ना। हाँ, समझ रहा हूं मैं, स्टूडेंट्स की गलती नहीं होती है, कहीं ना कहीं किसी सीनियर से या कहीं से किसी से जान लिया, कहीं कोचिंग से जान लिया, यही तो दिक्कत है ना। ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन जो अप टू द मार्क ज्ञान चाहिए उसमें। अब मेरी बात सुनना, अगर नरमपंथी इसे आजाद करा लेते तो आपको पता है कि जो अंग्रेजों की शक्ति थी उसने केवल भारत को गुलाम नहीं बनाया था, 3-3 कॉन्टिनेंट्स में। ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है, ध्यान से सुनना। 3-3 कॉन्टिनेंट्स को गुलाम बनाने वाली शक्ति जो उस समय जितनी ताकतवर बन गई थी, मैंने बताया था, लगातार युद्ध करने वाली शक्ति, भारतीय शक्तियों को नेस्तनाबूद कर दिया था। आपको क्या लग रहा है कि राजपूत देश में और मराठा और जो हमारे बंगाल के नवाब हैं और जो टीपू सुल्तान है, ये सब क्या अपने अपने घरों में पालने में बैठे हुए थे? इजंट इट? आपको क्या लगता है? नहीं, नहीं, ये बहुत ताकतवर थे। आप जिन राजपूतों को और जिन लोगों को कहते हो ना कि बड़ा कमजोर थे, विभाजित थे, इतने कमजोर नहीं थे कि कोई मंदिर के घंटे जैसा आया और घंटी बजा के चला गया। ऑल राइट, ये सब लड़ाकू जातियां थे, मराठा और ये सब राजपूत और ये जो मैसूर वाले लोग थे, बंगाल वाले लोग थे, है ना। सिराजुद्दौला ने, आप देखोगे कि कासिमपुर में जाके और कासिम बाजार की फैक्ट्री में जाके उसने अंग्रेजों को मारा नहीं था क्या? क्यों? आर यू किडिंग? तो मतलब ये बताओ कि अगर इतनी बड़ी ताकत के सामने, जिसने 3-3 महाद्वीपों को गुलाम बना रखा हो, जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी हो, जिन्होंने, ध्यान से सुनना, जिन्होंने यूरोपियन शक्तियों को यूरोप से लेके, भारत से लेके, अफ्रीका से लेके एशिया तक में नाको चने चबवा दिए हो, उनके सामने उन्हीं की 2-4 बम लेके आपको क्या लग रहा है कि आप देश को आजाद करा लेते? ना, सवाल ही नहीं उठता है। और ये भगत सिंह खुद लिखते हैं अपने किस उसमें, ध्यान से सुनना, भगत सिंह खुद लिखते हैं उसमें अपने कि भाई आई एम एन एथेइस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, एक पैम्फलेट लिखा था जेल में उन्होंने। तो लिखते हैं कि मैं आज यहां पे बैठ के कह सकता हूं, मैं आज यहां पे बैठ के कह सकता हूं कि मैं इस विचार को त्यागता हूं कि भारत में हिंसा से भारत को स्वतंत्रता मिलने का कोई समाधान होगा। भारत में अगर वास्तविक स्वतंत्रता चाहिए तो लोगों को जगाना पड़ेगा। शायद मेरा बलिदान लोगों को जगाने में कामयाब हो जाए। नहीं समझे? ये भगत सिंह का स्टेटमेंट है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, जेल में बैठ के लिख रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं कि भारत में हमारी महात्मा गांधी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, लेकिन ये जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं उसमें अगर महात्मा गांधी जैसे लोग न होते, अगर महात्मा गांधी न होते तो हमारे जैसे हजारों लाखों युवा देशभक्ति के लिए प्रेरित न होते, लोगों को ये पता न चलता कि अंग्रेजों को भी ना कहा जा सकता है। नहीं समझे? आर यू गेटिंग? तो ये एक सम्मिलित प्रयास है, उसमें अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, उसमें मॉडरेट्स का भी अपना योगदान है। पहली बार दादा भाई नौरोजी ने कहा कि आर्थिक शोषण हो रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, है ना। फिर उसके बाद आरसी दत्त ने पहली बार द इकोनॉमिक ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पूरा डिटेल लिख दिया कि कितना पैसा ले जाया गया, कितना आया। इवन दादा भाई नौरोजी ने पहली बार पर कैपिटा इनकम की भी बात की थी। ऑल राइट, तो ये कहना कि अगर मैं कहूं कि भाई जो ये छोटे छोटे हमले हो रहे थे, जैसे महाराष्ट्र के अंदर में अभिनव भारत,
या मैं कहूं कि बंगाल के अंदर में अनुशीलन समिति, है ना, या मैं कहूं कि छोटे छोटे जो हमलावर तरीके दिख रहे हैं, या जैसे मान लो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी काकोरी जैसा कांड कर रहा है, क्या इससे अंग्रेज छोड़ के चले जाते देश? आपको क्या लग रहा है? क्यों? है ना, समझ रहे हो? तो बम से आप उस शक्ति को नहीं हरा सकते हो, है ना, है ना। क्यों? ऑल राइट, आया ना समझ में? तो दैट इज द ओपिनियन, ये है स्टैंडर्ड विचार, बाकी आप कुछ भी विचार रख सकते हो, है ना, ठीक है। अब ये था स्टैंडर्ड विचार, ये था इन सेवाओं की नीड के हिसाब से विचार। यही आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, यही मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो कृपया इस तरीके के विचारों से दूर रहेंगे, अच्छी जानकारियों को एडेयर करेंगे, और जिस लेवल पे हम अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो लेवल आपको पता ही है किस लेवल पे हैं हम, है ना, एकदम वो माउंट एवरेस्ट के लेवल पे चल रहे हैं ना। बहुत डेप्थ एनालिसिस करते हैं हम, और चीजों में एक बैलेंस अप्रोच लेके करने की कोशिश करते हैं ना। ऑल राइट, ठीक है। तो इस विचार में कोई आपको कहे कांग्रेस जी ऐसे थी वैसे थी, कांग्रेस आजादी के बाद क्या थी और कांग्रेस आजादी से पहले क्या थी, दोनों में फर्क है। बिपिन चंद्र लिखते हैं, बिपिन चंद्र जिनका नाम है, बिपिन चंद्र लिखते हैं कि कांग्रेस आजादी से पहले एक राष्ट्रीय आंदोलन था। तो हम आजादी के बाद, खुद गांधी कहते हैं कि कांग्रेस को नष्ट कर दो क्योंकि हो सकता है कांग्रेस के लीडर करप्शन में लग जाए, केवल सरकार की सोचने लगे। तो आजादी से पहले की कांग्रेस क्या थी, आजादी के बाद की कांग्रेस क्या है, और नेहरू जी के बाद की कांग्रेस क्या है, 1990 के बाद की कांग्रेस क्या है, और वर्तमान कांग्रेस क्या है, सब में फर्क होगा क्या? हाँ या नहीं, बोलो। क्यों? बिल्कुल फर्क होगा। हम अब ऐसे सोचते हैं कि 2020 के कांग्रेस को हम ले जाते हैं इतिहास में, और फिर कैसे कहते हैं कि देखा ये कांग्रेसी आज भी ऐसे थे और पहले भी ऐसे थे। तो जी, कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस भी थे, कांग्रेस के इवन आपके मोहम्मद अली जिन्ना भी थे शुरू में मेंबर, बाद में उन्होंने छोड़ दिया। तिलक भी कांग्रेस के मेंबर थे, है ना, दादा भाई नौरोजी भी कांग्रेस के मेंबर थे, मदन मोहन मालवीय भी मेंबर थे कांग्रेस के। तो अगर आप कांग्रेस को लपेटोगे तो सरदार पटेल भी लपेटे जाएंगे, है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी लपेटे जाएंगे, आपके जो है ये बड़े बड़े जितने लीडर्स हैं सब लपेटे जाएंगे, है ना। मेरी बात समझे? आर यू गेटिंग? है ना। तो अभी की कांग्रेस से हम पहले की बातों को क्यों तुलना करें? इजंट इट? तो मतलब ये गलत तरीका हो गया ना। एक साथ जब आप बोलते हो ना कि कांग्रेस जी आजादी से पहले ही क्या थी, गलत थी, तो आप इतिहास की घटनाओं को नकार रहे हो। बिपिन चंद्र अपनी किताब में लिखते हैं कि कांग्रेस एक कोई राजनीतिक दल नहीं था, ये राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें भारत के हर एक धर्मों के लोग, हर एक क्षेत्रों के लोग, हर एक वर्गों के लोग आके और देश की आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। All right. So Congress was a entire national movement. You cannot confine it as a political party. All right. समझे मेरी बात, है ना। तो अब यही समस्या होती है, यही हमारे इतिहास में समस्या होती है कि हम थोड़ा सा उसमें भटकाव रखते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि जी पॉलिटिकल यूनिटी की बात हो रही है, इसमें राजनीतिक एकता की भी बात की गई, और इसको बेटा लोग नहीं सोचोगे है क्या, राजनीतिक एकता की बात की गई है ना। भ्रष्टाचार के कारण जीएस का ज्ञान अभाव हो गया है सोशियोलॉजी पॉलिटी एथिक्स में। भ्रष्टाचार तो नहीं कहोगे, इसको अपनी क्यूरियोसिटी भी कह सकते हैं कि हमें थोड़ा सा जो उपलब्ध कंटेंट है ना, वो मतलब देखो, अब मान लो कि अगर मेरे तक ही लेस नॉलेज है तो मैं आपको कैसे वो नॉलेज दे पाऊंगा, ये भी तो एक समस्या है ना। मेरा ऐसा मानना है कि एज ए टीचर आपको बहुत ही क्यूरियोसिटी रख के सीखना चाहिए। जितना मेहनत करोगे उतना बच्चों के लिए भलाई होगा, उतना ही बढ़िया जानकारियों को आप देने में सक्षम होगे और एक बैलेंस्ड ओपिनियन बनेगी, है ना।
इजंट इट? मेरी बात समझ रहे हो? तो ये दिख रहा है कहीं ना कहीं ये जो 1857 है, यह कहीं ना कहीं राजनीतिक एकता को बढ़ावा देने में कामयाब होता है। और आगे चल के जिस आप रिवोल्यूशनरी मूवमेंट की बात कर रहे हो, तो जो रिवोल्यूशनरी पूरा जो भारत में रिवोल्यूशनरी जो एक तरीके से लिखते तो किताब में ऐसा है, लेकिन ये टेररिज्म नहीं है, लेकिन फिर भी इसको किताबों में ऐसा ही लिख दिया गया है। हालांकि ये गलत टर्मिनोलॉजी है। आप रिवोल्यूशनरी मूवमेंट लिखते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन किताबों में रिवोल्यूशनरी टेररिज्म लिख दिया गया है। तो हम चाहें तो ऐसे स्लैश करके लिख सकते हैं ना, ठीक है? हाँ ठीक है, ऑल राइट। तो अब देखना, तो मैंने कहा कि जो रिवोल्यूशनरी टेररिज्म का पीरियड है, खास करके आप देखोगे कि एक खास समय में, अगर मैं कहूं तो 1905 के अराउंड से लेके और 1930 के आसपास तक ये बहुत डोमिनेंट होके दिखता है ना, क्रांतिकारी आतंकवाद का समय। इसको क्रांतिकारी आंदोलन और साइड में आतंकवाद लिख सकते हो, जो पॉपुलर टर्म किताबों में यूज किया गया। हालांकि आतंकवाद बिल्कुल ही अलग है, लेकिन इसको लिख दिया गया है ना, ऑल राइट। तो थोड़ा डिग्रेड करना होगा। अगर आप अपनी कॉपी में यूज करोगे तो देखो, हम कहीं ना कहीं इन राष्ट्रभक्तों की बेइज्जती करते हुए प्रतीत होते हैं। ये कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने टेररिज्म लिख दिया, तो ये बहुत ठीक टर्म नहीं है, एग्जाम में भी लिख दिया जाता है ना। एक बार मेंस में यूपीएससी ने एक सवाल पूछा कि भगत सिंह के क्रांतिकारी आतंकवाद की समीक्षा करिए। इसका बड़ा विरोध हुआ। बाद में यूपीएससी को यह प्रश्न चेंज करके क्रांतिकारी आंदोलन में बदलाव करना पड़ा है ना। ऑफिशियल इस जो अपना पेज था उस पर चेंज करना पड़ा है ना। नहीं, बिहार के बारे में मैंने बहुत अच्छी समीक्षा की है ही ना। आप एक स्पेशल की क्लास देखना कि बिहार की प्रॉब्लम क्या है, नई सरकारों की प्रॉब्लम क्या है। हम किसी व्यक्ति से क्या अपेक्षा कर सकते हैं, कोई भी सीएम बने, कोई एक व्यक्ति किसी क्षेत्र को न पीछे ले जाता है न आगे ले जाता है। ये कहीं ना कहीं समग्रता का विचार है ना। किसी एक व्यक्ति से ना बहुत बनने वाला है, न एक व्यक्ति से बिगड़ने वाला है। जब तक कि हम कोर इश्यूज के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक, है ना, है ना, ऑल राइट। नहीं, ये फॉरेन राइटर्स नहीं है, ये भारत के मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। मार्क्सिस्ट ऐसा मानते हैं, मार्क्सवादी की कहीं ना कहीं ये आतंकवादी स्वरूप दिखाई देता है, जैसे रूस में था। हालांकि ये मॉडल कहीं ना कहीं रूस से प्रेरित दिखाई देता है, जिसमें बम यूज किए जाएंगे, कॉन्स्पिरेसीज की जाएगी, किडनैपिंग की जाएगी, गोलियां मारी जाएंगी। इसीलिए इसको हमने रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म के रूप में लिखा है ना। ऑल राइट। तो मार्क्सिस्ट लोग जो हैं रूस से प्रभावित थे, कार्ल मार्क्स से प्रभावित हैं, तो मार्क्सवादी इसको ऐसे लिखते हैं ना। और इसको एक्सेप्ट भी किया जाता है कुछ हद तक, लेकिन ये थोड़ा समझ में नहीं आता है, थोड़ा डिसरिस्पेक्ट लगता है ना। क्योंकि आतंकवाद कहीं ना कहीं आज की डेट में गाइडलेस एक प्रयास है ना। हाँ, आतंकवाद मतलब हिंसा से यहां लगा सकते हैं ना, राइट, ऑल राइट। लेकिन एग्जाम में भी ऐसा ही लिखेगा, और कई बार लिख रखा है। तो हम इस शब्द को लिखने के बाद ऐसा स्लैश लगा के लिख देंगे। दोनों बातों को जो जो पढ़ना चाहे पढ़ ले हमारी आंसर में, क्यों नहीं? दोनों लगा दो। पता नहीं वो सामने वाला क्या सोच रहा हो, तो जो उपलब्ध है दोनों लगा दो, पढ़ ले अपने अपने हिसाब से, है ना। वो जान गया कि आपको दोनों पता है, यही दिखाना था ना आपको, नहीं, ऑल राइट। तो मार्क्सिस्ट ऐसा मानते हैं। तो कहा गया कि जो रिवोल्यूशनरी टेररिज्म है, ये लोग बहुत ही हाईली इंस्पायर्ड थे, हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम 1857 रिवोल्ट, हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम, हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम 1857, 1857 की घटना से बहुत ही प्रभावित थे। कहा जाता है कि पूरे इस क्रांतिकारी आंदोलन की नींव थी, प्लिंथ था, आधार था, समझ रहे हो, फाउंडेशन था। 1857 की घटना, 1857 की घटना को, 1857 की घटना को नींव माना जाता है, नींव, नींव माना जाता है क्रांतिकारी आंदोलन का।
मेरी बात समझे? नहीं समझे? इसी से इंस्पायर्ड हो रहे थे लोग। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूं आपको, और इंटरेस्टिंग फिगर, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग यू। 1857 का जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, ये ज्यादा पॉपुलर कब हुआ, इसके बारे में अंग्रेजों का ध्यान कब जाता है, जब, अब देखो इसको कई साल तक डिफेम किया गया, टिल 1909। अंग्रेजों ने 1857 के इंसिडेंट को, है ना, अंग्रेजों ने फिर आजादी में, हाँ वही सुनोगे ध्यान से तो पता लगेगा, है ना। अब ऐसे मैं नहीं कह सकता हूं कि जी 25.5% योगदान है सुनील। अब मैं ऐसा नहीं कहूंगा ना कि 25.5% 1857 का योगदान है, 26.3% गांधी जी का योगदान है, लाल बहादुर शास्त्री का 1.3%, है ना। ऐसा मैं नहीं बता सकता हूँ। इट्स अ होलिस्टिक डिबेट एंड डिस्कशन एंड वी कैन अप्रोच द टॉपिक इन दिस वे, है ना। ठीक बात है। तो नहीं पूछते कि कितना योगदान है ना, राइट। तो टिल 1909 ये एक डिबेट है जिसको कि हम जब पूरा सुन लेंगे तो हमें खुद अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके का योगदान है। तो 1919 तक इसको एक माइनर रिवोल्ट माना जाता था, मतलब जो अंग्रेजों का ओपिनियन ही डोमिनेंट था, है ना। इट वॉज कंसीडर्ड एज एन इंफीरियर इंसिडेंट। कोई इसको ज्यादा महत्व नहीं देते थे, है ना। इंफीरियर इंसिडेंट जैसे पहले के जमाने में कोई आके कहता था ना कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई, है ना। टिल 1909 है ये, वही 1909 तक, ठीक है। इस बड़ी पीरियड में इस घटना को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। जैसे पहले के जमाने में गांव में जाके कहते ना कि मेरी नौकरी लग गई, तो लोग कहते थे जाओ नौकर बन जाओ, है ना। मेरी बात समझे? नहीं, 1909 लिखा है मैंने, 1909 जानबूझ के, 19 नहीं है, 9 है, 1909। इट वॉज कंसिडर्ड एज एन इंफीरियर इंसिडेंट। इसको कमतर घटना माना गया, इसको कमतर घटना माना गया, मतलब इसको कमतर घटना माना गया, बहुत इसको महत्व नहीं दिया गया, है ना। ठीक है, क्लियर है। 9 को मैंने पेंटिंग कर दिया, क्या करें, अब उस पे संदेह था तो मैंने अच्छे से बना दिया, है ना, जिससे कि क्लियरली दिखे। नहीं समझ गए? अब ये देखो 1909 तक वही प्रोजेक्टेड था जो दुनिया में दिखा रहा था। मतलब ये था कि जैसे अगर आप आज से 25, 30, 40 साल पहले गांव में आके कहते कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई, तो उतना ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे, कि देते थे, कहते थे बताओ इनके यहाँ इतनी भी जमीन जायदाद और गाय वाय नहीं है कि अपना घर में रह के कमा सके, बनने चले हैं नौकर। रियलिटी पूछना किसी अपने बुजुर्ग से, राइट। जिल्लत जैसा था जब लोग सामान, हाँ, जब लोग सामान लेके अपना घर छोड़ते थे ना, तो लोग आलोचना करते थे कि बताओ इनके परिवार के लोगों को कुछ तो रखना चाहिए था, इनके यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे आजकल आईएएस तो लोग जानते ही नहीं थे, आईएएस पीसीएस बनता ही नहीं था उस समय आम लोगों में से कोई, सब वो फॉरेन रिटर्न आते थे, है ना। आम लोगों में था ही नहीं है ना। आम लोगों में आईएएस पीसीएस को लोगों को पता ही नहीं था कलेक्टर कौन होते हैं और कैसे बनते हैं और क्या होता है ये प्रोसीजर। ये कलेक्टरी का धुन तो बहुत बाद में चढ़ा ना, है ना। ये कलेक्टरी का धुन सही पूछो तो 1979 के बाद चढ़ा, जब कोठारी समिति ने अपनी रिपोर्ट दी कि अब से क्या होगा, प्री मेंस इंटरव्यू सिलेबस बनेंगे, आम लोगों की पहुंच में लाया जाएगा। 1979 जनता पार्टी की सरकार ने इस एग्जाम की प्रक्रिया को थोड़ा सरल बनाया, तो जाके आम जनता सोचने लगी कि जी हम थोड़ा प्रशासन में आ जाए। ऑल राइट, है ना, समझ गए? ऑल राइट, क्लियर है। उसके पहले सब विदेशी लोग ही, मतलब विदेशी पढ़े अधिक समृद्ध घरानों के जो फॉरेन रिटर्न थे, जिनकी इंग्लिश भाषाओं के ऊपर पकड़ थी, और जो बिल्कुल अंग्रेज के ही बच्चे थे, है ना,
मैकॉले उनको देख देख के खुश होता होगा कि इनके अंदर मेरा डीएनए है। वही लोग आते थे, बाकायदे बूटेड सूटेड, आम जनता से कोई मतलब नहीं, है ना, सोफिस्टिकेटेड स्टेटमेंट, मुस्कुराते भी तो बड़ा कैलकुलेटेड, है ना, कि केवल केवल स्लाइटली 0.55 मिलीमीटर होंठ फड़फड़ाएंगे और फिर बंद हो जाएंगे, है ना। समझ रहे हो, मतलब इसको कहते हैं कैलकुलेटेड मुस्कुराना, है ना। मतलब हर चीज में एक एटिकेट, रौबदार रुतबा, समझे, अपने को आम जनता से बिल्कुल अलग समझना, है ना। और राइट, ठीक है ना। नहीं, सत्येंद्रनाथ टैगोर तक तो ठीक था। आजादी के पहले जो आईसीएस बने उसमें तो बहुत सारे लोग आजादी की लड़ाई में भी लग गए, एसएन बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर या हमारे नेताजी, है ना। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस जब आजादी मिल गई तो लोगों में एक अजीब सी ऐंठन आने लगी। कब से, मतलब आजादी के बाद से 30-35 साल का जो समय रहा, इसमें जो लोग सिविल सेवाओं में आए उनके शरीर में एक ऐंठन सी आ गई थी, समझे। और धीरे धीरे ये वर्चस्व कब टूटा, 1991 के बाद, जब दुनिया ग्लोबलाइज्ड हुई, भारत में ग्लोबलाइजेशन, ये आपको कोई बताएगा नहीं, पता ही नहीं है तो बताएगा क्या। 1991 के बाद जब भारत ग्लोबलाइज्ड हुआ, आम लोगों तक सूचना तंत्र पहुंचा, 1999 में पहली बार टेलीकॉम पॉलिसी लाई गई, जिसमें कि जो प्रमोद महाजन टेलीकॉम मिनिस्टर थे 1999 में, टेलीकॉम पॉलिसी लाई गई जिसमें यह उद्देश्य निर्धारित किया गया कि कम्युनिकेशन को आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। और उसी टेलीकॉम पॉलिसी की बदौलत था, है ना, कि लोगों के पास हर एक जगह पे मोबाइल नेटवर्क पहुंचा, टीवी नेटवर्क हर जगह तक पहुंचा, डीटीएच के सेंटर बनाए गए। और जैसे जैसे लोग जागरूक होते गए वैसे वैसे उन्होंने इन सेवाओं के बारे में भी जाना, समझा, तैयारी शुरू की। और इसीलिए ईयर ऑफ 2000 के बाद से खूब सारे आम लोग सिविल सेवाओं में भर्ती हुए। नहीं समझे, ऑल राइट। तो ये पता ही नहीं है लोगों को, है ना। कोई आपको सलाह दे रहा है कि बेटा 1947 से लेके आज तक सब सॉल्व कर लो एमसीक्यू, पूछना चाहिए कि अंकल उसको क्यों सॉल्व करें, है ना, जब इतना ड्रामेटिक परिवर्तन है ना। क्लियर है। तो वही जो पॉलिसी आई, अब देखो तो इससे क्या होगा, जितना मोर अवेयरनेस, मोर प्रिपरेशन एंड मोर रिजल्ट्स फ्रॉम द कॉमन पीपल। एग्जाम की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया। पहले इतना कठिन एग्जाम की प्रक्रिया थी, हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट था नहीं, हम कहां से पढ़ें क्या करें, है ना। और एग्जाम का प्रोसेस वैसा ही था, प्रश्न तो वैसे ही पूछते थे। अब देखोगे कि आज की डेट में जो एसएससी का सवाल है वो 1980 में आईएएस का प्रश्न हुआ करता था। ठीक है, आजकल जो एसएससी क्लर्क में पूछते हैं वो आईएएस के एग्जाम का प्रश्न हुआ करता था, क्योंकि उस समय जानकारी ही नहीं थी। अब यहाँ पे बैठ के 2020 में लोग बोलते हैं पहले के लोग सौभाग्यशाली थे कि आईएएस बन गए, हम होते तो फन्ने कहां होते। बेटा तुम 2020 में भी ऐसे ही रहोगे और 2020 बीसी में भी ऐसे ही रहते और तुम 4040 एडी में भी ऐसे ही रहोगे। तुम्हें पता ही नहीं है कि पेपर का नेचर हमेशा कठिन होता है समय काल परिस्थिति के अनुसार। नहीं, इजंट इट। तो ये बात है, ठीक है। देखा होगा आपने एनालिसिस ऐसा करते हुए लोगों को। खैर, तो इसको कमतर घटना माना गया और थोड़ी बेइज्जती बताने की कोशिश की गई 1909 तक। अब देखो, कोई आपको लगातार नीचे गिराएगा तो कहीं ना कहीं से तो प्रतिक्रिया आएगी ही, है ना। ठीक है, एक 25 साल का बच्चा है, 25 ईयर्स का एक स्टूडेंट है। अब उस जमाने में ऐसा तो था नहीं कि घर वाले ताना दे रहे हैं कि बेटा नौकरी कब करोगे, शादी ब्याह करा दे, है ना, और फिर इस तरीके से तुम भारत की जनसंख्या में योगदान दो और इस तरीके से जब बूढ़े हो जाओ तो बच्चे तुम्हें घर से निकाल दें तो ऑर्फेनेज ओल्ड एज होम में जाके बैठो, है ना। तो 25 ईयर्स का एक स्टूडेंट है और ये क्या करता है कि लंदन चला जाता है। बहुत पढ़ने लिखने में इसकी रुचि है ना। सो ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नथिंग, ओनली नॉलेज एक्विजिशन, है ना। ठीक है, तो लंदन में चला जाता है, वहां पे बैठ के दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ता है। आज की जैसी लाइब्रेरी नहीं है। एक बार जब ये नया कॉन्सेप्ट आया ना कि लाइब्रेरी खोलने वाला, तो मेरे से बच्चे बार बार कहते थे कि सर हम पूरे दिन लाइब्रेरी में रहते हैं। तो मुझे लगा कि यार ये तो क्रांति हो गई है, मतलब बच्चे लाइब्रेरी में जाने लगे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने पहली बार सोचा कि यार ये है क्या लाइब्रेरी का चक्कर, जिसको देखो वही लाइब्रेरी में बैठा रहता है, चाहे इलाहाबाद हो, पटना हो, दिल्ली हो, लाइब्रेरी रिवॉल्यूशन जैसा था ये।
So I was little bit surprised behavior when I noticed behavior of aspirants. तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लाइब्रेरी में करते क्या है। तो मैं ऐसे घूमते घामते चला गया। एक दिन मैंने देखा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, बस कुर्सियां लगी हैं और बस एसी चला रखा है। और मैंने पूछा कि बुक अवेलेबल है, कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है। उन्होंने कहा बुक, नए हो क्या भाई साहब आप यहाँ पे? ठीक है, मैंने बोला कि हाँ मैं तो नया ही हूँ और मैं पढ़ने नहीं, मैं किसी को यहाँ पे लाना चाहता था, ये बताओ कि इसमें क्या क्या बुक अवेलेबल है। उसने कहा वाईफाई है, ढूंढ लो, जाके डाउनलोड कर लो। मैंने कहा अरे लाइब्रेरी का मतलब किताब होता है ना। उसने कहा कि लग रहा है नए हो, तुमको परिभाषा ठीक से नहीं आती है लाइब्रेरी की। हमारी लाइब्रेरी तो ऐसे ही होती है, हम केवल कुर्सी देते हैं, वाईफाई देते हैं, एक आध कोई न्यूज़पेपर दे देंगे और एसी की हवा खाओ, कम लग रही है तो मोड़ दो भाई इनकी और दो एसी, है ना, 200 रुपया अधिक दे देना, ठीक है। तब मुझे पता लगा, तो फिर मैंने एक बार ऐसे सोचा कि सर्च करके देखूं, है ना। तो पता नहीं अब उस दिन की बात थी कि 80% लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। केवल 20-25% लोग ही पढ़ाई कर रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, है ना। 80% लोग कोई लुढ़का हुआ था खाना खा के। एक कह रहा था कि बहुत खा लिया है, यहाँ अच्छी नींद आती है ना। कोई कह रहा था कमरे पे बिल्कुल बैठने का मन नहीं कर रहा है, यहीं पे सही है 600-700 रुपए देके, है ना, isn't it? तो ये वाला हाल है। अब यहाँ पे एक व्यक्ति है जो लंदन की लाइब्रेरी में बैठा हुआ है और दिन रात पढ़ाई कर रहा है। ये बुक वाली लाइब्रेरी है ना। ऑल राइट, दिस इज लाइब्रेरी। अब जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी से आप किताबें लाए होंगे, यूनिवर्सिटी में लाए हो लाइब्रेरी से किताबें? हम लोग बहुत लाते थे, मैगजीन्स लाते थे और नॉवेल्स लाते थे, अपनी कोर्स की किताबें लाते थे ना। बहुत यूज किया है हमने लाइब्रेरी का, ठीक है। ऑल राइट, आईडी लेके जाते थे, लगता कुछ था नहीं, बस दिखाया और ले लिया, फिर राइट। आजकल तो बच्चे मतलब लाइब्रेरी भूल ही गए और पढ़ते भी नहीं है ना, राइट। तो मैंने लाइब्रेरी कॉलेज तक और यूनिवर्सिटी तक खूब यूज किया है, ठीक है। तो 25 ईयर्स का एक स्टूडेंट है, लंदन में चला जाता है और लंदन की रॉयल लाइब्रेरी में बैठ के दिन रात पढ़ाई करता है। 25 साल का लड़का है ना। आईडी नोट करके देते थे, ठीक है। राइट। हाँ देखो, इन्होंने एक अच्छा पक्ष रखा, मैं भी छुपा था रैगिंग की वजह से, ठीक कह रहे हो। हर्षवर्धन ने एक नया पक्ष रखा। कई बार हम लोग भी भाग भाग के फर्स्ट ईयर में कि रैगिंग तगड़ी थी तो भाग के इधर उधर छुपते थे, है ना, कि कोई सीनियर ना पकड़ ले। टेबल ओबल के नीचे इधर उधर कहीं छुप के, कोई देखे नहीं, है ना, ठीक है। ऑलराइट। तो रॉयल लाइब्रेरी में बैठ के 25 साल का बालक खूब धुआंधार पढ़ाई कर रहा है और इसको एक ज्ञान मिल गया। इसको एक 1909 की घटना है ये, 1909। इसको अचानक से ये पता लगा कि जिस चीज को अंग्रेज इतना कम करके दिखा रहे थे ये तो बिल्कुल ही गलत था। और इसने एक अपनी बुक लिख दी और इसका नाम था, 25 साल की उम्र में, कि 1857 द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन है ये बच्चा, जरा बताना तो, देखें कि आप क्या समझ पा रहे हो। हाँ ठीक बात है, वीडी सावरकर, ठीक है, इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। अब जैसे सावरकर का नाम सुनते दो तरीके के धड़े हो जाते हैं। अच्छा, ये तो तुरंत लगेंगे कहने कि ये तो ट्रेटर थे, है ना, ये माफी मांग रहे थे। दूसरा कहेगा ना ये तो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। हमारी प्रॉब्लम ये है, स्पेशल में मैंने शायद सावरकर जी के ऊपर भी बना रखा है ना, स्पेशल क्लास में जिनको जिनको वीडी सावरकर से कोई दिक्कत हो, कोई समझ में ना आ रहा हो, वो तुरंत संवरिया बने और जाके स्पेशल क्लास देखें सावरकर के ऊपर, है ना, ठीक है। ऑल राइट, समझ गए। तो द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसलिए मैंने जितने डिबेटेड टॉपिक्स हैं सबके ऊपर कुछ ना कुछ बोल रखा है, जिससे कि आपके दिमाग के संदेह दूर हो जाए। अगर आप अपने बिजी लाइफ में से अगर कुछ प्रोडक्टिव टाइम निकाल सको, किसी किसी का तो छठ ही नहीं खत्म हुआ है, समझ रहे हो। ऐसा ऑफलाइन में भी होता है, बच्चे आते थे। एक बार एक आया स्टूडेंट, है ना, उसने कहा कि सर, छठ से पहले आया, कहा कि सर जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा भर भर के ले लो, अब कोई क्वांटिटी होती तो 3 kg आशीर्वाद दे देता, लेकिन जाओ दोनों हाथ से देता हूं। तो कहा कि सर बहुत जल्दी मिलूंगा, है ना। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है। अच्छा, गया और एकदम होली के समय आया, समझ रहे हो। इधर गया और होली से 10 दिन पहले आया या 15-20 दिन पहले, है ना। 20 दिन पढ़ाई की उसने। मैंने पूछा कि भाई इतना तगड़ा आशीर्वाद लेके कहाँ बैठ गए थे, है ना, दिल्ली फिर उसको आना। तो अभी 15 दिन पहले आया था होली के, और फिर होली के एक हफ्ते पहले कर रहा है सर छुट्टी नहीं देंगे।
वापस घर जाना है। मैंने पूछा भाई इस बार आशीर्वाद मत लेना ना मेरे से, आशीर्वाद थोड़ा ज्यादा ही लग जा रहा है तुम्हें, है ना। तो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। अब जैसे छठ मनाना है, ठीक है, अब छठ खत्म ही नहीं हो रहा है ना। अब क्या पूरा वो जहां छठ घाट है पूरा झाड़ू उड़ू लगा के आओगे क्या? नगर पालिका के लिए छोड़ दो भाई, छुट्टी हो गया, पढ़ाई हो गई, अब अपना काम स्टार्ट करो। प्री छठ फीवर, छठ फीवर एंड पोस्ट छठ फीवर, इसी में पूरा 10 दिन बिता दो, है ना। और फिर अचानक से आओगे वैसा ही, है ना, अचानक से निकलोगे और 27 से पहले 20-25 दिन पहले कोई है जो मुझे पास करवा सके? ठीक है, राइट, हेलो डीके। तो द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक किताब लिख ली, है ना, ठीक। और अभी इसी बीच में कोई आ जाएगा और कहेगा सर आकाश मार्ग से थोड़ा तेज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। नहीं, आपके पास वक्त कम होगा, मेरे पास तो है, मैं तो वक्त लेके ही पढ़ाता हूँ, है ना। कुछ लोग ऐसा भी लिख देते हैं कि वक्त कम है मेरे पास, थोड़ा कुछ ऐसा करिए कि वक्त की अहमियत समझिए आप, ठीक है, क्योंकि मैंने वक्त बहुत सही तरीके से निपटाया है और इसलिए आप थोड़ा समझिए इस बात को, है ना, ठीक है। हाँ, तुरंत और शॉर्टकट डिमांड करेंगे, है ना, राइट। तो द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किताब इन्होंने लिखी और जैसे ही लिखा तहलका मच गया इस किताब को लेके, समझे। जैसे ही ये किताब लिखी तो ये तहलका मच गया 1909 में और तुरंत इसको बैन कर दिया गया, बैंड। लिखते के साथ ही सर मुड़ाते ही ओले पड़े। इंग्लैंड में बैठ के अंग्रेजों की ही बुराई लिख गया ये। मतलब देख रहे हो, 25 साल की उम्र है, ज्यादा उम्र नहीं है, इतनी समझ, इतनी जो बात दिखाई दे रही है, तो ये किताब लिख गया वहीं पे बैठ के, है ना। इनको धमकियों भी दी गई। और मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना कि अगर आपको 50 लोग घेर लें तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, आपको क्या लगता है? मान लो कि आपको दुश्मन सेना के 50 लोग घेर ले, पाकिस्तानी घेर ले, तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है कि वहां पे माफी उफी मांग के निकल लो, बाद में उनसे हिसाब किताब आप करते रहोगे, है ना। दैट इज दी टैक्टिक्स, ये सिखाया जाता है, समझ रहे हो, सरेंडर करके और फिर उनसे जो भी वो कहें उनको फॉलो करो। आपने कैप्टन विंग कमांडर अभिनंदन को भी देखा होगा कि सरेंडर करने के बाद जो जो वो कहते गए उन्होंने वो किया। हालांकि उन्होंने बहुत पोलाइटली कहा कि मैं अपनी इंटरनल मिलिट्री की डिस्क्लोजर नहीं करूंगा, और पाकिस्तान को यह भय था कि भारत की सरकार आक्रमण न कर दे। उन्होंने बोला भी, अभी डिस्क्लोजर भी हुआ है, देयर वाज ए स्ट्रांग बिलीव दैट इंडिया वुड अटैक इन द इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग। कुछ उनको इनपुट्स मिले होंगे तो उस डर के मारे छोड़ दिया। तो मतलब एक बात है, लेकिन जो वो कह रहे थे भाई आप खाना खा लो, ये नहीं कि खाना फेंक दिया, कॉफी फेंक दी कि मैं पाकिस्तान में जाके कॉफी पीऊंगा। वो स्टाइल आपने देखा होगा विंग कमांडर अभिनंदन का कॉफी पीते हुए, ना, कितना शानदार स्टाइल था कि पाकिस्तान में घुस के और उनकी कॉफी पिया है ना। अब दूसरा व्यक्ति क्या होगा ना, कॉफी पिएंगे, कैकई बन गया जाके वहां पे, ठीक है, समझ रहे हो, पाकिस्तान में गए, कहीं गए, चीन में जाके कैकई बन गया। भाई जो वो अथॉरिटीज ऑर्डर दे रही है उनको फॉलो करो, बाकी आप क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स को नहीं वो करोगे, है ना, ठीक है। ठीक है, ऑल राइट, नॉट एन इश्यू, ठीक है। आप एग्जाम भी दोनों चीजें, अगर आपकी कोई मजबूरी है, जैसे कई सारे बच्चे हैं जो बहुत सारे बच्चे हैं जो बाद में देखते हैं, वो मुझे भेजते भी हैं, मैसेज भेजते हैं, बहुत सारी बातें, और वो सजेशंस भी लेते हैं, तो ठीक है। जो लोग बाद में भी देख पा रहे हैं वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको बहुत कोई जरूरी काम ना हो तो वो लाइव क्लासेस ले सकते हैं, अदरवाइज वो जैसे पढ़ रहे हैं पढ़ते रहे, है ना, बस देखते रहो, ये बात है, अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, ऑल राइट। तो ये हो गया, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी और इसको बैन कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की इतनी साल से जो क्लेम आ रही थी कि दैट वाज सिपाही मिटनी, ये पूरा ही क्लेम खंडित हो गया। और इस किताब में इन्होंने ये लिख दिया, समझना इस बात को, आज तक ये बात सही है। उस समय भारत में 2.5 लाख ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही थे जो काम कर रहे थे। इसमें से भारतीय भी होंगे ऑब्वियसली, इतना तो अंग्रेज आएंगे नहीं। ये 1857 की बात कर रहा हूं। अपनी किताब में लिखते हैं सावरकर, ये ब्रिटिश डॉक्यूमेंट का ही यूज करके उन्हीं को झूठा सिद्ध कर रहे हैं, समझ रहे हो। ही यूज्ड ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स एंड मेक रिवील कॉन्स्पिरेसी ऑफ ब्रिटिशर्स टू डिमीन 1857 रिवोल्ट।
तो 2.5 लाख के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही थे, और इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि 1857 में लगभग 1.25 लाख जो इंडियन सिपाही थे, उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया था। ये ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है। ये जो 1.25 लाख लोग थे, ये जो 1.25 लाख भारतीय सिपाही थे, ये बहुत बड़ी संख्या है। कैन यू बिलीव इट? इन्होंने ये सिद्ध किया कि 1.25 लाख सिपाही, इंडियन सिपाहीज रिवोल्टेड, मतलब इन्होंने विरोध कर दिया, डिनाई कर दिया ऑर्डर मानने से। रिवोल्ट का मतलब यह था कि खून खराबा नहीं, डिनाइड टू फॉलो ऑर्डर्स। मेरी बात समझ रहे हो? इन्होंने कहा कि अगर ये सिपाही विद्रोह भी है तो ये तो 1.25 लाख लोग उस जमाने के हिसाब से, समझ रहे हो कितनी बड़ी संख्या है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जिसको तुम सिपाही विद्रोह कह रहे हो, 1857 में तुम्हारी 50% आर्मी या जो मिलिट्री है या जो सब कुछ मिला के है, उसमें से अगर 1.25 लाख लोग कहते हैं कि तुम्हारे आदेश को नहीं मानेंगे, तो क्या हम इसको केवल 2-4 लोगों का सिपाही विद्रोह कह सकते हैं? व्हाट इज योर टेक, व्हाट इज योर ओपिनियन? क्या लग रहा है? इतने भारतीय सैनिकों ने आदेश मानने से इनकार कर दिया था। इसका मतलब इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है क्या? कितने भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों का आदेश मानने से इनकार कर दिया? अंग्रेजों का आदेश मानने से इनकार किया। वेरी इंटरेस्टिंग। अंग्रेजों का आदेश मानने से इनकार किया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है ना। ये जो सावरकर ढूंढ के ला रहे हैं, उन्हीं की लाइब्रेरी का यूज कर रहे हैं। ये सब लिखते जाना, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये जल्दी मिलता नहीं है, आपको बड़ा दिक्कत होगी अगर एक एग्जैक्ट ओपिनियन बनानी है तो, है ना। जनरली इसकी क्या पढ़ाई मिलती है कि जी इसका तुरंत शुरू हो गया कि पॉलिटिकल रीजन था, इकोनॉमिकल रीजन था, कल्चरल रीजन था, वहीं से शुरू हो गया, है ना। और वहां कुछ फैक्ट्स लिखवा दिए कि जी कानपुर में नाना साहिब थे, लखनऊ अवध में बेगम हजरत महल थी, आरा जगदीशपुर में जो है कुंवर सिंह थे, ऐसे ऐसे करके लिखवा दिया। मोस्टली फैक्ट्स लिखवा के काम खत्म कर दिया। ये वाली ओपिनियन आपको मिलती नहीं है। दैट वाज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट एनालिसिस बाय वीडी सावरकर। केवल 25 साल की उम्र है, 25 साल की उम्र में ये वाला अपना एनालिसिस कर रहे हैं ना, ठीक है। हमें व्यक्ति को केवल इसलिए आलोचना नहीं करना चाहिए कि उसकी एक खास आइडियोलॉजी है। मैं कहता हूं कि कोई अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई क्रिश्चियन है, अगर अच्छी बात कह रहा है तो हम क्यों ना मान ले। कोई मुस्लिम है, कोई अच्छी बात कह रहा है, क्यों ना मान ले हिंदू होने के नाते। अगर मैं हिंदू हूं, कोई अच्छी बात कह रहा हूं, तो क्यों ना आप मुस्लिम, सिख, ईसाई होने के नाते मान लो। ऐसे ही समाज बनता है ना, क्यों? ऐसे ही समाज बनता है। ऐसे एक अच्छा समाज बनेगा, एक मजबूत समाज बनेगा जब हम एक दूसरे को समझेंगे, है ना। अब बस मैं इसलिए नहीं कह दूंगा कि मेरा अपना कुछ बायस्ड ओपिनियन है और किसी ने मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्ञान बांट रखा है तो मैं उसके ऊपर कह दूं कुछ भी, किसी का विरोध कर दूं। दैट इज नॉट अ गुड सेंस एज ए इंडिविजुअल एज वेल एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, है ना। हाँ, यहाँ तो बस एक शुरू हो जाता है, कोई ज्ञान तो है नहीं। मैं कहता हूं कि ना आपको नेहरू के बारे में ज्ञान है, ना मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में ज्ञान है, ना आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में ज्ञान है, ना भगत सिंह के बारे में भी ज्ञान नहीं है। बस आप अपनी वाली, जैसे कुछ लोगों को देखा नहीं, चाणक्य नीति के नाम पे अपना वाला विचार लपेट के रख देते हैं। एक पेज बनाया, उस पर लिखा कि चाणक्य नीति, और लिखा कि दुश्मन की दोनों आंखें निकाल के और गोटी खेलो। ये कहता है चाणक्य, इजंट इट? ये चाणक्य कह रहा है। ऐसा कहीं चाणक्य ने लिखा है चाणक्य नीति के हिसाब से, है ना, है ना। आप जो है, ये कौन कहता था कि आंखें निकाल के गोटी खेलो, है ना। एक गोगो था, शक्ति कपूर का कैरेक्टर, वो कहता था, है ना, जो हाँ जो राइट, ठीक है राइट। तो ये, लेकिन आपने क्या किया, क्राइम मास्टर गोगो, हाँ जो नहीं, हाँ क्राइम मास्टर गोगो, राइट, इन्होंने ठीक लिखा, निशांत है, ठीक बात है ना। ऑल राइट, सो दैट इज ये बड़ा ठीक है ना, ठीक है। ऑल राइट सुनील, तो ये बात है, मेरी बात समझे। तो यही चीजें हैं जो समस्या पैदा करती हैं। अब आजकल फेक न्यूज का इतना है ना, कुछ भी लिख दो, नेहरू जी की फोटो एडिट कर दो या महात्मा गांधी कर दो, या मैं कह रहा हूं जिन्ना की फोटो एडिट कर दो, है ना,
तो ये बहुत ज्यादा सही तरीका नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, टैग भी कर देते हैं, राइट। तो अब देखो यहाँ पे तो एक बड़ा एक इम्पैक्ट दिखाई देता है। फिर इन्होंने ये प्रूफ किया, ध्यान से सुनना, ये इस बुक में ऐसा पॉइंट आप लिख सकते हो, ए बी करके या 1 2 जो भी करके लिख लेना, है ना, बी एक पॉइंट लिख लेना, कि इसी बुक में, बुक की एनालिसिस में लिखा गया कि ये विद्रोह कोई एक जगह तक सीमित नहीं था। यह, ध्यान से सुनना, इसका अगर एक्सपेंशन देखोगे, एक्सपेंशन ऑफ 18, जैसे स्प्रेड नहीं बोलते हैं, विस्तार, 1857 का जो विस्तार था वो एक बड़े लेंथ पे था। जैसे इन्होंने सिद्ध किया कि जी गुजरात में, अब ये इनको कैसे पता लगा, क्या वो, अब तो लंबा समय पीरियड हो गया तो कैसे पता लगा, अंग्रेजों ने अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा था, है ना। ब्रिटिश used to write everything in their documentation because they were sitting in India and sending all the documentation, all the actions to the British Parliament and Crown. So that is why royal, all the documentation available in the royal library, and you right now used by and using by all the academicians including Indian academicians. भारत के जितने पढ़ाई लिखाई वाले लोग हैं अकादमिक रूप से, वो भी रिसर्च में यूज करते हैं, विदेशों के लोग भी यूज करते हैं, तभी तो एक ओपिनियन बनी है ना। क्यों नहीं समझे? तो गुजरात में तक फैला हुआ था रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, इसकी स्पेलिंग कई तरीके की होती है तो आप लिख सकते हो, रन ऑफ कच्छ, कच्छ का रन में भी फैला हुआ था, समझ गए ना। गुजरात में रन ऑफ कच्छ में फैला हुआ था। महाराष्ट्र में जाओगे, महाराष्ट्र में जाओगे तो यहाँ पे कोल्हापुर, शोलापुर, है ना, सुना है ये सब नाम, और सैंडल्स के लिए और इसके लिए प्रसिद्ध है ये, यहाँ पे कोल्हापुर, शोलापुर, सुना है ना ये सब, ठीक है। और महाराष्ट्र में ये फैला हुआ था। अच्छा, बिलगांव कहाँ है? वेयर इज बेलगांव? कर्नाटक, यस, कर्नाटक में भी इसके इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहे हैं। अंग्रेजों ने खुद लिखा है अपनी डॉक्यूमेंटेशन में, है ना। ऑलराइट, अंग्रेजों ने, ये वाला क्षेत्र तो जानते ही हो, ये सब यूपी बिहार वाला तो जानते ही हो, यूपी बिहार तो सेंटर था, यूपी बिहार तो सेंटर था, मोस्टली यूपी एक एपी सेंटर था जिसका प्रभाव बिहार में भी दिखा और फिर ये हर क्षेत्रों में दिखा, चाहे वो पंजाब हो। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि तमिलनाडु में उतना इन्फ्लुएंस नहीं था, लेकिन ये कर्नाटक तक तो पहुंच गया था। तो यू कांट से कि भाई, जैसे एक ओपिनियन आती है कि साउथ इंडिया में नहीं था इन्फ्लुएंस, बट अकॉर्डिंग टू सावरकर इट वाज एक्सपेंडेड टू दी महाराष्ट्र, कर्नाटक, थे तो साउथ के ही हिस्से है ना। क्यों? इवन कि ये पेशावर में भी ये चल रहा था, पेशावर, राइट नाउ इन पाकिस्तान, पेशावर तक फैला हुआ था, है ना। अभी कहाँ पे है? पाकिस्तान में, है ना। वेस्ट बंगाल के क्षेत्रों में था, वेस्ट बंगाल में था, उड़ीसा में था, राजस्थान में था, अभी उड़ीसा हो गया है, राजस्थान में था, राजस्थान में था। आर यू गेटिंग? इन क्षेत्रों में भी दिखाई देता है। तो अब आज की जो फाइंडिंग्स ये कह रही हैं कि इनके बुक के ऊपर और भी रिसर्च किया गया, काम किया गया, लोकल हिस्ट्री को जोड़ा गया, तो ऐसा लग रहा है कि ये क्लेम सही है। शुरू में ऐसा लगता था कि भाई अभी जो नए रिसर्च आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये मतलब बड़ा इसका इम्पैक्ट तगड़ा था, है ना, पूरे भारत में फैला हुआ था। फिर ये भी सिद्ध करते हैं कि ये कोई अनऑर्गेनाइज नहीं था, ऑर्गेनाइज था, ऑर्गेनाइज्ड, इट वाज ऑर्गेनाइज था, संगठित एक तरीके की घटना थी, संगठित क्रांति थी। संगठित क्रांति क्यों थी? इन्होंने कहा कि जी पूरा, अब उस जमाने में लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, फिर भी पूरे भारत में एक एक करके फैल गया, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ संगठन होगा ना। क्यों? उस जमाने में कोई इंटरनेट और ये सब था नहीं, फिर भी पूरे भारत में फैल गया। कहा गया कि कमल बांटा गया, और कहा गया कि रोटी बांटी गई, और कहा गया कि ये हमारे लिए मतलब एक बुनियादी चीज है, समझ रहे हो। मतलब लोटस भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए लोकल लेवल पे, हालांकि इसमें हर जगह पे नहीं बांटा जा सका, बट इट वाज एफर्ट, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड, की क्रांति के दिन को बनाया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वितरण किया गया, ठीक है, वितरण किया गया, तो एक बड़े लेवल पे हो रहा था, है ना। फिर इन्होंने ये भी सिद्ध किया, मतलब बहुत ब्रॉड डॉक्यूमेंटेशन है इनका, इन्होंने ये भी सिद्ध किया कि, है ना,
कि राइट ये सिंबल माना गया है उसके अंदर में, है ना। फिर इसमें ये भी सिद्ध किया गया कि जो इसमें केवल कुछ लोग कहते थे अंग्रेज कि केवल ये लैंडलॉर्ड्स की ही क्रांति है, तो उन्होंने कहा कि जी इसमें लैंडलॉर्ड्स तो थे ही, जमींदार तो था ही, इसमें जुलाहे भी थे जिनकी उद्योग धंधों को खराब कर दिया था अंग्रेजों ने, वीवर्स, इसमें आयरन स्मिथ भी थे, लोहार भी थे जिनको हथियार बनाने का काम मिलता था, लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें भी बेकार कर दिया था, मशीन से बने हथियार लेके आ रहे थे, लोहार थे। इसमें किसान भी थे, पीजेंट्स, जिन्होंने अपने जमींदारों का समर्थन किया। पहले माना जाता था कि किसान नहीं थे, बट न्यू फाइंडिंग सजेस्टेड रूल ऑफ पीजेंट्स इन फेवर ऑफ लैंडलॉर्ड्स, है ना। तो किसान भी थे इसमें आर्टिशंस थे। आर्टिशंस मतलब वही जो शिल्पकार होते हैं, कामगार होते हैं ना, ये भी जुड़े हुए थे, है ना। हाँ राइट। तो मतलब ये देखो कि कहीं ना कहीं एक समग्र विद्रोह था, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, आम जनता से लेके बड़ी जनता तक सबने विद्रोह में भाग लिया था। ऑल राइट। इसमें जेंडर बायसनेस भी नहीं दिखती है, मतलब एक तरीके से विभिन्न जेंडर के लोग भी दिखाई दे रहे हैं, महिलाओं की सहभागिता दिख रही है ना, इजंट इट। तो एक ब्रॉडर तरीके का ये पूरा मामला दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो। और जब इस किताब को, है ना, डिफरेंट रिलीजियंस के लोग भाग ले रहे थे, सावरकर को मुस्लिम विरोधी सिद्ध कर दिया जाता है, बट दैट वाज नॉट ट्रू। ये मतलब उतना सही दावा नहीं है, हालांकि वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते थे, लेकिन उनके हिंदुइज्म का मतलब था कि इसमें, मैं एक बार सावरकर के ऊपर मैंने एक डिस्क्राइब किया है, कहीं ना कहीं आप जाके उसको देखना, है ना। हालांकि मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं वो हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन हिंदुइज्म को प्रमोट करना और हिंदुत्व को प्रमोट करना, दोनों में फर्क है। मैंने पहले भी बताया है ना, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। मैं कहूं कि इस्लाम को प्रमोट करना और कट्टर इस्लाम को प्रमोट करना, दोनों में फर्क है, हाँ या नहीं। हम दोनों को एक ही पानी क्यों पिलाएं, है ना। हमारा तो मसला कुछ दूसरा ही है। मैं कहूं जी मैं इस्लाम को अच्छा मानता हूं, तो कोई कहे कि अच्छा तुम्हारा आतंकवादियों के बारे में क्या राय है, मैं कहता हूं जी मैं उनको गलत मानता हूं, वो कट्टर इस्लामिक है, मैं उनको नहीं मानता, वो वहाबी है। वो कहेगा पागल ना बनाओ, सब एक ही है। तो ये तो वही हाल हो गया हिंदुइज्म और हिंदुत्व वाला। कोई कहे कि आप क्या हो, तो मैं कहूं कि जी मैं हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में नहीं बिलीव करता, मैं हिंदुइज्म में बिलीव करता हूं। कहेगा पागल ना बनाओ, ज्यादा पढ़ लिख के पागल बना रहा है ना। पागल बना नहीं रहा हूं, बनाया तो उसको जाता है जो नहीं होता है, नहीं समझे। बनाया तो उसको जाता है जो नहीं होता है। तुम हो इसलिए ऐसा कर रहा हूं, मेरे मेरे करने की जरूरत ही नहीं है, इजंट इट। ठीक है, तो देखो अब इसे, तो यहां पे ये वाली सिचुएशन आप समझ गए। फिर ये कहा गया कि अगर देखो इसका इम्पैक्ट देखना, अभी जो लोग कहते हैं कि सावरकर एक धर्म विशेष के लिए चले जाते हैं, तो इसका प्रभाव देखना। ये किताब जब हिंदी भारतीय भाषाओं में आई, है ना, हाँ बिल्कुल, ये सब वही हैं। वहाबी आंदोलन में क्या है कि कट्टर इस्लाम को समर्थन करते हैं, और इस्लाम तो कट्टर है ही नहीं। सवाल ये है कि धर्म कहाँ कट्टर होते हैं, उसके मानने वाले कट्टर होते हैं। आर यू गेटिंग? सलाही विचारधारा, वहाबी विचारधारा, है ना। वहाबी शुरू हुए थे अच्छे से, मतलब वो एक क्रांतिकारी थे, बाद में उसको गड़बड़ कर दिया गया, है ना। ऑल राइट, बताऊंगा वो भी बहुत जल्दी किसी दिन किसी क्लास में। तो इम्पैक्ट देखना, प्रभाव। इस किताब को सुभाष चंद्र बोस ने, एससी बोस ने अपने एफर्ट्स कराए, और इन्हीं की एफर्ट्स से हेल्प्ड, सहायता की, किसमें? ट्रांसलेटेड इनटू तमिल। अब ये बताओ कि क्यों इसको तमिल में ट्रांसलेट करा रहे हैं, ताकि तमिल के लोग भी जाने कि ऐसा है। नहीं समझे? अब सुभाष चंद्र बोस जैसा विद्वान आदमी अगर इस किताब को ट्रांसलेट करा रहा है तमिल में सहायता की, तो क्या मतलब ऐसा आप ये कह रहे हो कि जी ना हम तो इसको फर्जी किताब मानते हैं, तो इसका मतलब आप, है ना, इसका मतलब आप सुभाष चंद्र बोस से ज्यादा होशियार हो। और तैयारी किसकी कर रहे हो जी? 5 साल से गैंगमैन की तैयारी कर रहे हो, है ना। और आप ये कह रहे हो कि सुभाष चंद्र जो है ये किताब बहुत बकवास थी, है ना। आपने तुरंत एक बड़ा सा नोट लिखा है फेसबुक के ऊपर, isn't it? And you are trying to impersonate yourself as superior, super intelligent person, है ना। ये भी एक समस्या।
तो एस.सी. बोस ने सहायता की तमिल अनुवाद के लिए। किसके लिए? तमिल अनुवाद के लिए। आप सोच रहे हो कि अच्छा, तुरंत लगे नारा लगाने, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, आईएएस वाले तो पूरे रिजेक्टेड हैं। वो तो, उनको वहाबी भी कहना बेकार है। वो तो मतलब किसी धर्म के आउट ऑफ बॉक्स है ना, मतलब उनका कुछ है ही नहीं। आईएएस वालों को कुछ मत मानो, वो उनको बस समझो कि वो सब क्या है, पैथोजेन है। पैथोजेन मतलब परजीवी। ठीक है, मैंने कहा ठीक है कि खुद जब इस किताब को पढ़ा किसने? भगत सिंह ने। तो भगत सिंह ने कहा कि भाई इसको ट्रांसलेट कराओ और बांटो इसको धुआंधार। ये कमाल की चीज मेरे हाथ लगी है ना। भगत सिंह ऑल्सो हेल्प्ड इन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट। खुद भी सहायता की, दूसरों से भी ट्रांसलेशन कराया और इस किताब को बांटा। क्यों बांट रहे थे भगत सिंह? इनको बीमारियां रखी थी, बताओ। वितरण किया इसका, खूब खुफिया तरीके से वितरण किया है ना। सरकार ने तो रोक लगा रखी थी, इसको पब्लिश कराते थे और इसको वितरण करते थे, समझ रहे हो। भारत के लगभग सभी भाषाओं में ट्रांसलेट हुई और धुआंधार तरीके से इसका वितरण किया गया। हिंदी में इसका नाम था 1857 भारत का स्वातंत्र संघर्ष। भारत का स्वातंत्र संघर्ष। हिंदी ट्रांसलेशन वाज दिस। ठीक है, वो इंग्लिश वाला बस आप जान लो, कहीं लिखा होगा तो ऐसे कर लेना है ना। इसका ट्रांसलेशन वही है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ना, जो हमने लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया गया, भारत के सभी भाषाओं में वितरित किया गया। मोस्टली ट्रांसलेटेड मतलब कि मैक्सिमम ट्रांसलेशन इसका किया गया, हर एक भाषाओं में मैक्सिमम ट्रांसलेशन, ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज। इसका अधिकतम अनुवाद हुआ, समझ रहे हो, अधिकतम अनुवाद। मेरी बात समझ गए? नहीं समझे? अधिकतम अनुवाद हुआ किसका? यही का। ये जो 1857 की किताब है। तो ये सब लोग को क्या हो रखा है? बीमारी तो नहीं हो रखी है इनको, ये बहुत विद्वान लोग हैं, मामूली है थे ये लोग अपने आप में। मतलब सोचो, अंग्रेजों की उस ताकत से लड़ जाना बड़ी बात है कि नहीं। फियरलेस एंड मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन्स ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। फियरलेस है, इनको कोई डर नहीं है। और जिस इंसान को कोई डर नहीं होता है वो सबसे खतरनाक हो जाता है ना। इनके हाई गोल्स हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी भगत सिंह भी तो बम फोड़ते थे। अरे भैया, भगत सिंह हाईली स्कॉलर्ड थे। 25, 22, 24 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया भर का साहित्य पढ़ लिया था। यहां तो लोग कुरान भी ना पढ़ पाते हैं। किसी को कह दो कि जी पढ़ो, ये जो अरेबिक लिखा हुआ है सब पढ़ो, तो पढ़ ही नहीं पाएगा, है ना। आप उसको बता रहे हो अली बेते से, वो कह रहा है कि लेते से, है ना, isn't it? तो उसको समझ ही में नहीं आ रहा। देयर इज अ ह्यूज कंफ्यूजन, है ना। उसको पता ही नहीं है उसको क्या है मसला, क्या। उसको पहले तो ये पढ़ाना पड़ेगा कि मसला क्या है, उसको तो बताना पड़ेगा। उसको एग्जैक्ट जानकारी तो है नहीं। तो ये किताब बहुत ही कमाल की थी। और जितना पूरे आजादी की लड़ाई में ऐसा देखा गया। और ये 1857 के बाद 90 साल के अंदर में भारत को अंग्रेज स्वतंत्र करके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ये हो गया था ना। भगत सिंह कहा करते थे और सुभाष चंद्र बोस, वो लोग ये कहा करते थे कि ये जो एक इसका इंपॉर्टेंस और भी है कि इंपॉर्टेंस ये है कि अब ये तय हो गया था कि ब्रिटिश वर नॉट इनविंसिबल, है ना। ब्रिटिश वर प्रूव्ड, इसने प्रूव कर दिया था कि अंग्रेज अपराजेय नहीं है। ब्रिटिश वर नॉट इनविंसिबल। मेरी बात समझ रहे हो। इस धारणा को खंडित कर दिया था। एक और इंपॉर्टेंस लिख सकते हो कि अंग्रेज अपराजेय नहीं है। इससे सिद्ध हो गया कि अब इनको हराया जा सकता है। अंग्रेजों के भी अपने डर हैं, उसके अनुसार वो निर्णय लेते हैं और ये कॉन्फिडेंस बहुत होता है। हाँ या नहीं? जिस दिन आपको ये विश्वास हो गया कि मेंस वोंस कुछ है नहीं, मेंस और ये सब हमारी तैयारी पूरी है, उस दिन आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। जितनी बार आपको 105 डिग्री का बुखार हो रखा है प्री का, तो इसके बारे में कभी सोचोगे ही नहीं और हमेशा न्यूमोनिया से ग्रस्त रहोगे। आपकी तैयारी कैसी होगी? न्यूमेनिक तैयारी, न्यूमेनिक प्रिपरेशन, ठीक है। तो ऑलरेडी बिलीव मी
कि आपका जो होलिस्टिक, जब एक कॉन्फिडेंस, एग्जाम में कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी होता है ना, तो ये कॉन्फिडेंस आ गया भारतीयों को, ये कॉन्फिडेंस आ गया हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर्स को, है ना, कि वी कैन डू इट। ये कॉन्फिडेंस बहुत कमाल का था और 90 साल के अंदर में देश आजाद हो गया। तो मतलब एक होलिस्टिक पिक्चर मिलती है इस किताब के साथ। ऑलराइट, मेरी बात समझे? नहीं समझे? समझ गए ना? ठीक है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि जो अब जैसे किसी ने कहा कि ये जो है एक हमारे, जो किसी ने कहा कि ये ना नेशनल है, नॉट नेशनल, नॉट नेशनल, नॉट इंडिपेंडेंस, नॉट इंडिपेंडेंस लिखा था ना, नीदर नॉर ऐसा करके, है ना, नॉट फर्स्ट ऐसा लिखा था। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये कुछ नहीं था, ये पता नहीं क्या था, दिमाग खराब कर रखा है, ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि है क्या था। आरसी मजूमदार एक राइटर थे, उनका दिमाग खराब हो गया और उन्होंने लिखा कि ये समझ ही में नहीं आ रहा कि है क्या। न राष्ट्रीय है आरसी मजूमदार, न राष्ट्रीय है, न पहला है, न इंडिपेंडेंस है। तो इनसे लोगों ने पूछा कि सर है क्या? इन्होंने कहा कि देखो, हम इसको रिवोल्ट मान सकते हैं। रिवोल्ट है, ये विद्रोह है। इन्हीं का कथन था कि एक विद्रोह है, लेकिन हाल की फाइंडिंग्स बता रही हैं कि विद्रोह से भी थोड़ा बड़ा था, है ना। हाल की फाइंडिंग्स जो हाल के ऊपर इसमें काम हुए हैं, तो ये नाम याद रखना, क्या? आरसी मजूमदार। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? बीडी सावरकर। आरसी मजूमदार ने क्या क्या कहा कि नहीं राष्ट्रीय था, नहीं पहला था, नहीं स्वतंत्रता संघर्ष था। ऑलराइट, समझ गए? एक सज्जन है एसएन सेन, एसएन सेन, ये लिखते हैं कि स्टार्टेड एज ए religious revolt converted into war of independence. It started as religious revolt converted into किसमें कन्वर्ट हो गया? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एसएन सेन कौन है? ये इतिहासकार है ना, राइट, एक इतिहासकार है ये। एसएन सेन क्या है? इतिहासकार है। कहा कि एक धार्मिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ, स्वतंत्रता संघर्ष में बदल गया। धार्मिक विद्रोह से स्वतंत्रता संघर्ष में बदला, यहां से बदल गया, ठीक है ना, ये बदला, ठीक है। ऑलराइट, हिस्टोरियन है ये सारे के सारे, हिस्टोरियन है, ठीक है। ये सब हिस्टोरियन है, अपने अपने विचार रख रहे हैं, देवर हिस्टोरियंस, ठीक है। ऑलराइट, क्लियर है ना, समझ गए ना। तो इनके आप नाम याद रखोगे, ये ओपिनियन याद रखोगे। कल वाली क्लास में हम इसी को, मैं इसको बता दूंगा, जो स्पेशल वाली क्लास होगी 10:30, इसी को एक्सप्लेन कर दूंगा 1857, जिससे ये टॉपिक थोड़ा कंप्लीट हो जाए, है ना। इसी को एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, है ना, क्योंकि हम मंडे को तो फिर एंशिएंट देखेंगे, है ना। कल तो एंशिएंट देखेंगे ना इस क्लास में, क्यों? जैसा हमने डिसाइड किया होता, तो हमने स्पेशल में इसको 1857 को अरेंज कर लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो चलो अब मिलते हैं सवेरे 7:30 पे, जिसमें हम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे, है ना, एनर्जी इंफ्रा इन इंडिया। ऑलराइट, चलो मिलते हैं कल सवेरे। ऑलराइट, टेक केयर योरसेल्फ।